अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे क्योंकि आज 4 मार्च 2024 है और आज की वो तारीख है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया था कि सहाफ़ियों को हिरासा करने का जो मामला है और उसके खिलाफ जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग हैं और अब एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की जानिब से भी बैरिस्टर सलाहुद्दीन दायर कर चुके हैं, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा 4 मार्च को। जबकि जो कॉल लिस्ट आई उसमें इस केस का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। वकील साहब से जब बात हुई तो उनका भी यही मानना है कि उनको अभी तक आगाह नहीं किया गया कि इस मुकदमे को कब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ताहम दूसरी जानिब 4 मार्च को हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या 3 रुकनी जो कमेटी है, उन्होंने ज़्यादा ज़रूरी समझा सहाफ़ियों पर जो मुकदमात बन रहे हैं, उनको जो गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, इससे ज़्यादा जो F9 पार्क में मुबैना दरख्तों की कटाई हो रही है उस पर जो सो मोटो है उसको समाअत के लिए उन्होंने आज मुकर्रर किया था। तो ये प्रायोरिटी है। कल मेरे दोस्त हैं, वसीम के भी दोस्त हैं, असद अली तूर साहब, जो बड़े तीखे किस्म के व्लॉग्स करते हैं और सख्त किस्म की ट्वीट्स करते हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया पहले। उसके बाद उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया और फिर जज साहब ने सोने पे सुहागा कल 2 रोज़ा मज़ीद 3 रोज़ा तौसीह भी कर दी उस जिस्मानी रिमांड। और असद अली तूर साहब ने कल कमरा अदालत में कुछ अहम बातें भी की, कुछ इंकशाफात भी किए, वो मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इस तमाम तर तमहीद बांधने का बुनियादी मकसद ये है कि एक जानिब सहाफ़ियों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया जाता है, उनको हिरासत में रखा जाता है और उसके बाद हमारी अदालतें मातहत अदलिया जो है उनको एक 5 रोज़ा जो अनप्रेसिडेंटेड रिमांड है उसमें मज़ीद 3 रोज़ की तौसीह दे देती है, मगर हमारी अदालतें या अदालत उज़्मा के सर पर जूँ तक नहीं दिखती और जो मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होना ठहर चुका था उसको भी मुकर्रर नहीं किया जा रहा। वसीम मलिक साहब, इस मामले पर आपकी क्या ओपिनियन है? आप क्या समझते हैं कि ऑन पर्पज़ ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया या वैसे कोई वजह हो सकती है? अच्छा देखिए अदील साहब, जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने माजी के कुछ मुकदमात लगाए तो हमारे जो साफ़ी दोस्त थे वो कहा करते थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अभी माजी का गंद ठीक कर रही है, और एक टॉन्ट किया करते थे कि जी चीफ जस्टिस माजी में रहते हैं। अच्छा, मैं वो बात नहीं मानता था, मैं कहता था कि यार नहीं, साफ़ी को इस हद तक नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज मुझे अपनी नालायकी और अपनी जो कम इल्मी है या मेरी जो जहालत है उसका एतराफ़ आप करने दें, क्योंकि मैं 28 तारीख को भी साफ़ियों का केस लगा, 28 जनवरी 2024 को, 29 तारीख को भी, और जिस रोज़ वो शुरह आफाक ऑब्जर्वेशन थी, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब की ऑब्जर्वेशन सामने आई थी ना 13 दिसंबर 2023 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ हमें कहाँ लेके जाएंगे, तो उसी की एक सिलसिले की कड़ी थी और एक बड़ी शुरह आफाक ऑब्जर्वेशन आई थी कि हम आपको बुनियादी हकूक़ दिलवा कर रहेंगे। और उस केस में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब बहुत कंसर्न थे, बड़े परेशान थे, बल्कि मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे वो जो अज़ियत है ना उनकी रूह तक पहुँच चुकी है। और वो ये अज़ियत थी कि असद अली तूर साहब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एक हमला हुआ था, और वो इस्लामाबाद पुलिस हो, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हो, ख़ुद असद अली तूर साहब हों, उनसे पूछ रहे थे कि आपको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, आपको इंसाफ मिलना चाहिए। फिर हमने देखा कि IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट्स भी तलब की गई, IG इस्लामाबाद ने यहाँ रिपोर्ट्स भी दी। उस दिन बड़ी तकलीफ़ थी, और अगर वो तकलीफ़ शायद फिर इसलिए थी, और फिर शायद मैं आज अपनी जहालत का ये भी एतराफ़ करता हूँ कि ये जो एक मुस्लिम नहीं गालबन वो GDA की रहनुमा थी, उन्होंने एक फ़िक्रा बोला था, सायरा बानो साहिबा ने, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को हज़रत ईसा का इंतज़ार है और नून लीग को काजी फ़ायज़ ईसा साहब का इंतज़ार है। ये जब बंदियाल साहब अदालत में थे, चीफ जस्टिस थे, तो मुस्लिम लीग नून की पसंदीदा केयर टेकर गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नून की पसंदीदा इस्टेब्लिशमेंट, वो किसी के साथ कुछ भी करे, इस अदालत और इस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के कान पर जूं तक ना रेंगे। और PTI के दौर में असद अली तूर साहब के ऊपर, जो कि बहुत गलत हुआ, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता, वो हुआ, तो उसकी चीखें हमें आज भी कमरा अदालत से सुनाई दें तो फिर आपकी बात ठीक है कि इसमें मैलाफाइड इंटेंशन मुझे नज़र आ रही है, मुझे इसमें पर्पज़ नज़र आ रहा है। वरना वो उस दिन ऑब्जर्वेशंस भी थी या फिर फैसले का हिस्सा था, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात 29 को हुई थी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अक्सर कहते हैं ना, एक कागज़ दिखाइए, आप ऐसे आके बात ना कीजिए, कागज़ दिखाइए। तो अब तो असद अली तूर साहब की गिरफ़्तारी का कागज़ भी है और उनके रिमांड का कागज़ भी है और वो तमाम कागजात भी हैं, और फिर एक और भी कागज़ जो है वो आयन के आर्टिकल 184(3) के तहत गालबन दरख्वास्त दायर की गई है हमारे साफियों की जानिब से। वो कागज़ नहीं है, वो पूरा पलंदा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पड़ा है।
तो वो जो कागज़ की गर्दान अलामते थे वो उन्हें आज कोई कागज़ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई बुनियादी हकूक़ भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि आजकल वैसे कागज़ भी तो दरख्तों से बनते हैं, इस वजह से शायद वो हाँ, वो शायद कोई नए कागज़ बनवाना चाह रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, एक तरफ पार्लियामान है, दूसरी तरफ सदर ममलिकत, और इधर कोई मूवमेंट भी इस तरह से कुछ होती हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट के इमारत के इर्द गिर्द अब शायद उनके पसंदीदा लोग आ गए हैं, तो इस मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज भी होगा। तो अक्टूबर 2023 तक कम अज़ कम मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बुनियादी इंसानी हकूक़ के मकबरे और उसके इफ्तिताह के अलावा कुछ नहीं देख रहा। देखें, मुमकिन तौर पर, और आज नाज़रीन जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, मुमकिन तौर पर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुके और आप तक पहुंच जाए, उस वक्त तक एक फ़ैसला और भी महफूज हो सकता है। आज जो साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का 40-45 साल पहले जो जुडिशल मर्डर हुआ था, उस पर सदारती रेफरेंस जो 2012 में उस वक्त के सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, उस पर समाअत हो रही है। और आज ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि वो इस पर अपनी समाअत या अदालती जो कार्रवाई है उसको मुकम्मल करेंगे और मुमकिन तौर पर अपनी राय महफूज करेंगे। हम आते हैं दोबारा असद अली तूर साहब पर। अब तमाम तर जो तनकीद हो रही है, गो के जो FIR है असद अली तूर साहब के ऊपर, उस FIR में बाकायदा तौर पर ये मेंशन्ड है कि जो रियासती इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ जो व्लॉग्स किए हैं असद अली तूर साहब ने, और इसी तरह जो उन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि साजिश का भी अंसर है उसके अंदर, इस तरह की बातें हैं। लेकिन अदलिया का कोई जिक्र दूर दूर तक नहीं है जो FIR है, जबकि जिस नोटिस की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया वो नोटिस आप कह सकते हैं कि होली सोली हमारी जो आला अदलिया है, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन पर तनकीद की पादाश में किया गया था, जो एक JIT कायम की गई थी, और नोटिस इनको भी, एक वसीम साहब को भी सर हुआ था उसमें। अब सूरत हाल ये है कि कल जब असद तूर साहब आए ना, एक तो मैंने अपनी वीडियो में कल भी वसीम साहब ये क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो शायद हकीकत से दूर रहते हैं और अपने घरों में बैठकर ये तबसरे करने लग जाते हैं कि असद अली तूर ने कोई भूख हड़ताल नहीं की, ये मीडिया के ऊपर एक सिंपैथी गेन करने की बात है। तो मैंने ना वो वीडियो कल गालबन शेयर भी की थी। असद अली तूर साहब जब कमरा अदालत में लाए गए थे ना, तो वो आप कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर झूम रहे थे, उनके जिस्म में सकत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी। और अदालत के अंदर FIA ने ये एडमिट किया है कि असद अली तूर साहब भूख हड़ताल पर हैं। अब उस तमाम तर सूरत हाल में भी उन्होंने काफ़ी एनर्जी अपनी रिजर्व की हुई थी और उन्होंने वहाँ पर 7-8 मिनट का एक व्लॉग जज के सामने पढ़ा और उसमें उन्होंने एक इंकशाफ किया कि मुझसे जो सवाल हो रहे हैं वो सब फौजी जर्नलों से मुतालिक हो रहे हैं, क्योंकि असद अली तूर साहब ने ना सिर्फ अदलिया पर तनकीद की बल्कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट पर भी उन्होंने खुल पर बात की थी। बात यह है कि हमारी आला अदलिया क्यों कर अब भी इस मामले पर खामोश है, जबकि कंधा बाज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का इस्तेमाल किया गया और नाम भी उन्हीं का इस्तेमाल किया गया, और तमाम चीज़ें इतनी ऑब्वियस हैं। हमारी अदलिया जो है वो किसी व्लॉग के ऊपर अगर दरख्तों की कटाई का नोटिस ले सकती है, तो मुतअद्दिद व्लॉग्स तो असद अली तूर के ऊपर जो हो रहा है उसके ऊपर भी हो रहे हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं अदालत नोटिस ले रही और क्यों कर इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर रही। एक राय ये भी है, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि मुमकिन तौर पर असद अली तूर साहब की गिरफ्तारी जो है उसी की आप कह सकते हैं कि पैराहे में ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया तो फिर वो भी छूट जाएगा। अच्छा देखिए, हम भी अब जैसे आपने कहा कि अगर मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया तो असद अली तूर साहब रिहा हो जाएंगे। अदील साहब, हम आज भी अहमकों की जन्नत में रहते हैं, वरना जिस रोज़ मुझे याद है कि हमें नोटिस सर्व हुए थे ना हम सबको, और 2 रोज़ बाद ये प्रेस एसोसिएशन की अलामियाँ और ये भाग दौड़ और केस फिक्स हो गया था मंडे के लिए। आपकी और मेरी यही बात हुई थी ना कि यार उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और फिर हमने देखा कि वो क्या हुआ उस दिन। और आपने अभी अपने सवालात में या अपनी डिस्कशन में ये कहा कि अदलिया का कंधा बज़ाहिर इस्तेमाल किया गया। नहीं, हमें अब खुल के बोलना चाहिए कि अदलिया का कंधा इस्तेमाल किया गया। उससे भी अहम बात यह है कि अदलिया ने अपना कंधा इस्तेमाल होने दिया। ये तो है, मेन चीज़ ये है ना कि अदलिया ने अपना कंधा खुद प्रोवाइड किया है। यही मैं इसी नुक्ते के ऊपर आ रहा हूँ कि क्यों कर अदलिया अब भी इस मामले पर खामोश है, क्यों कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे। उस तासुर को मजीद वो फ़रोग ही दे रहे हैं कि भाई जो कुछ भी हो रहा है हमारी आशीर्वाद से ही हो रहा है। अच्छा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हों या पाकिस्तान के जुडिशरी हो, उन्हें इस तरह के नोटिस के पीछे क्यों छुपना पड़ता है? इस पर भी मैं आता हूँ और मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ हमारे हमसाए मुल्क का। वहाँ के एक चीफ जस्टिस का फ़ैसला आपको सुनाता हूँ, फ़ैसला फिर आप और आपके नाजरीन कर लीजिएगा।
उससे पहले गालबन 2 से 3 रोज़ कबल भी जब मैंने आपके साथ वीडियो की असद तूर साहब के ऊपर हमने डिस्कशन की, तो मेरा इस सारे मामले में असद तूर साहब से, जहाँ आपका भी उनकी तर्ज़ सहाफ़त से इख्तलाफ होगा, आपको भी, मुझे भी होगा, लेकिन उससे भी बड़ा जो मुझे इख्तलाफ है ना यार, आप किसके सामने ये भूख हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, इसमें ना मुझे बड़ी अज़ियत होती है कि आपको उस भूख हड़ताल की वजह से उस जज साहब ने जुडिशल कर दिया, या आपको कोई उस जज साहब ने मुनसिफाना हकूक़ दे दिए। नहीं, आपका मज़ीद 3 रोज़ा रिमांड गया है यार। आपको इस सब में अपनी फ़िज़िकल, अपनी मेंटल एनर्जी रिज़्यूम रखनी है, उसे सिक्योर रखना है, तो ही आप इस जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ आप अकेले निकल खड़े हुए हैं, तो फिर आप शायद ख़ुद के साथ और अपने अपने जो चाहने वाले हैं, जो असद तूर के लिए परेशान होते हैं, उनके लिए आपने मज़ीद परेशानी कर दिया, उन्हें परेशानी में मुब्तला कर बात दिया। कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। और कल मैंने अपनी वीडियो में भी नाज़रीन को ये बताया कि हम लोग जब वहाँ पर मौजूद थे, बदकिस्मती के साथ सहाफ़ी बहुत कम थे, लेकिन कुछ सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब, जो हामिद मीर साहब हैं, अनस मलिक हैं और शाकिब बशीर साहब हैं, एक हमज़ा एक हमारे दोस्त हैं, इसी तरह मुझे और याद नहीं आ रहे कोई सहाफ़ी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पॉलिटिशियन है, वो वहाँ पर आए थे। सब ने ना उसको यही बात समझाने की कोशिश की। हामिद मीर साहब ने तो बड़ा उसको उसके साथ दिलचस्प मुकालमा भी किया, मगर इवेंचुअली अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात मैंने मतीउल्लाह जान साहब को इस बात का क्रेडिट देना ज़रूर चाह रहा हूँ कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि असद अली तूर साहब और मतीउल्लाह जान के दरमियान कुछ नाचाकी थी, कुछ उनके दरमियान नाराज़ी थी, कुछ सर्टन इशूज़ थे। बोल चाल बज़ाहिर इनकी बंद थी, और इसमें मुमकिना तौर पर जो कोताही हो वो असद अली तूर की जानिब से भी हुई हो, उसने शायद कुछ 1-2 बातें एक्स्ट्रा कर दी हों। मगर जो भी है, जब असद अली तूर साहब पर मुश्किल वक्त आया ना, तो मैं जब वहाँ पर सबसे पहले पहुँचा ना, अपनी तरफ से मैं सबसे पहले पहुँच गया था 7:45 बजे, लेकिन वहाँ पर सबसे पहले आगे खड़े थे मतीउल्लाह जान साहब अकेले, और उसके बाद दीगर साथियों ने भी हमें ज्वाइन किया। और जब असद अली तूर साहब की भूख हड़ताल का मामला आया, और जब असद अली तूर जो हैं वो जज साहब के सामने बात कर रहे थे ना, और खुल के बात कर रहे थे, जज साहब ने भी तहम्मुल से उनको सुना, तो मतीउल्लाह जान उनकी बाईं जानिब खड़े थे, उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रख के उनको मतलब हौसला भी दे रहे थे। और जब भूख हड़ताल की बात आई तो हमने हामिद मीर साहब से रिक्वेस्ट की, क्योंकि हमारी बात वो नहीं मान रहा था, ज़िद्दी तो हमारा दोस्त है बहुत ज़्यादा, तो हमने हामिद मीर साहब को रिक्वेस्ट की कि सर आप आकर कहें, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, वो फिर भी नहीं आ रहा था उस तरफ कि मैंने ख़त्म करूँ। मतीउल्लाह जान साहब ने उससे यही बात की जो आप कर रहे हैं। उन्होंने आखिर में कहा कि देखो, तुम हमारी लड़ाई लड़ रहे हो, तुम हमारी लड़ाई कैसे लड़ोगे ये अधमोए हालत में? तुम अगर अगली सफ़ों में आए हो और हमारी जंग लड़ रहे हो, तो कम से कम अपनी बॉडी को तो वर्किंग में रखो ना। उसने काफ़ी ज़्यादा उसको इस बात पर किया, और उन्होंने कहा कि क्या तुम ये चाहते हो कि ये जज तुम पर तरस खाकर तुम्हें जुडिशल कर दे? तो उसने कहा बिल्कुल मैं नहीं चाहता। उन्होंने कहा क्या तुम ये चाहते हो कि ये FIA के लोग तुम पर तरस खाएं? उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, मैं तो इनसे गिला भी नहीं कर रहा। तो हामिद मीर ने कहा कि भाई ये ड्यूटी नहीं कर रहे, ये लोग क्राइम में पूरे पूरे हिस्सेदार हैं, तो तुम इनको माफ़ कर सकते हो, मैं इनको माफ़ नहीं करूँगा, ना हम करेंगे। तो बाद में खैर इवेंचुअली मतीउल्लाह जान साहब ने उसको कन्विंस किया, और काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद उसने भी मतीउल्लाह जान साहब का देखिए, रिकॉर्ड वही किया। बात है ना, वही बात है, आप लोग, आप दोस्त हैं, आप परेशान हुए तो आप वहाँ पहुँचे, बिल्कुल। और आपने एक ज़्यादा यकजहती के लिए किया। असद अली तूर साहब की एक बूढ़ी वालदा भी हैं, असद अली तूर साहब के और भी बहुत सारे चाहने वाले होंगे जो इस सब में उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू वो हालत देखी होगी, और वो जो आप भी बता रहे हैं कि वो जिस तरह से थे, तो ये सब उनके लिए भी बड़े अज़ियतनाक है। तो मुझे शदीद इख्तलाफ है कि उस बंदे को चाहिए कि वो अपनी हालत को बेहतर रखते हुए, अपने आप को मजबूत रखते हुए ये सारी जंग लड़े। अब मैं ज़रा दूसरे उस चीज़ पे आता हूँ। जब हमारी अदलिया फ़ैसले देती है ना, तो फिर शायद उनको उन फ़ैसलों के अंदर एक अक्स नज़र आता है, और उस अक्स में उनका जो चेहरा है वो उन्हें बड़ा गंदा नज़र आता है, और फिर उस फ़ैसले के जो बेनिफिशरी होते हैं वो चेहरा छुपाने के लिए इस तरह की JITs बना देते हैं। क्योंकि मैं आपको ना हिंदुस्तान की एक मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, वहाँ एक इलेक्शन हुआ था 30 जनवरी 2024 को। वो इलेक्शन क्या था आदिल सरफराज साहब? वो इलेक्शन था हिंदुस्तान का एक सूबा पंजाब, उसका एक शहर चंडीगढ़, वहाँ के मेयर के इलेक्शन। अब वहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल इस तरह से थी कि वहाँ पर पहली मरतबा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद हुआ था। किसके खिलाफ? BJP के खिलाफ। जिस तरह हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट और फिर इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी नई जमात, इनका जो दोनों का एक पावर होती है वो बड़ी खौफनाक होती है, और वो पूरे मुल्क में जो मर्जी चाहे गुल खिलाते हैं। वहाँ पे BJP सेम ऐसे ही है। अब उस BJP की पॉलिसीज़ और उसके ख़िलाफ़ इत्तेहाद कर लिया इन दोनों जमातों ने।
अच्छा, वहाँ पर डायरेक्ट इंतखाबात नहीं होते चंडीगढ़ में मेयर के, वहाँ पे यही था कि वो जो नीचे से जीते हुए इलेक्टेड लोग थे उन्होंने मेयर के लिए वोट करना था। अब जब काउंट हो रहा था बीजेपी का तो उनके वोट बन रहे थे 17, और जब काउंट हो रहा था दो इत्तेहादों का जिनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, इनके वोट बन रहे थे 24। वहाँ पे भी फिर हमारे यहाँ सिकंदर सुल्तान राजा साहब जैसे और हमारी ब्यूरोक्रेसी जैसे कुछ आरओज सामने आए। उनमें एक आरओ थे, उनका नाम गालिबन कुछ मसीह दरमियान में आता था, क्रिश्चियन थे शायद, वो भी ब्यूरोक्रेट थे, वहाँ के इलेक्शन कमीशन का हिस्सा थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी फॉर्म 45-47 वाला चक्कर किया, इन दोनों इत्तेहाद के 8 वोट कर दिए मुस्तरद, जितवा दिया बीजेपी को। 16 पे ले आए, 16 पे ले आए, जितवा दिया बीजेपी को, वो 17 से जीत गई। उसके बाद वो मामला गया वहाँ की मुतलका हाई कोर्ट्स पर। हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हिंदुस्तान के पास ये मामला आया। जब चीफ जस्टिस हिंदुस्तान के पास ये मामला आया तो 8 फरवरी को पहली समाअत हुई, जब हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे थे, और दूसरी समाअत अदील सरफराज साहब कब होती है? 20 जनवरी को। अच्छा। और उस 20 जनवरी में हमने देखा कि वहाँ के जो चीफ जस्टिस साहब है ना, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड मंगवाया। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी कि इस तरह के रिजल्ट को मैनिपुलेट करके आप मुल्क में मार्शल लॉ के रास्ते खोल रहे हैं और ये जमहूरियत का कत्ल कर रहे हैं। और उन्होंने ना सिर्फ वो सारा रिकॉर्ड देखा, उन्होंने दोनों इत्तेहाद को जिनके वोट मुस्तरद हुए थे वो वापस दिलवाए, एक तारीखी फैसला दिया, जमहूरियत बचाई। और जो चंडीगढ़ की इस वक्त की मेयरशिप है वो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है, जो वहाँ का हकीकी मैंडेट है, उसके हाथ में है। ये है हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस का सिर्फ एक ज़िले की मेयरशिप के इलेक्शन में वहाँ की फ्री एंड फेयरनेस का आप देख लीजिए। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ आप ज़रा 15 दिसंबर की वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की रात की अदालत लगाना और उमैर नियाजी की जो दरख्वास्त थी, जस्टिस बाकर अली नजफी का जो फैसला था, उस पे ऑब्जर्वेशंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे अंधा यकीन, 13 जनवरी के बल्ले का फैसला और उसके फैसले की तफसीली वजूहात में आप अपने फैसले की तौजीहात कम दें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़्यादा डिफेंड करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कमरा अदालत नंबर 1 से कोई फैसला तो दूर की बात, एक ऑब्जर्वेशन भी ना आए, और तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन। और इस वक्त इस मुल्क में आपने फॉर्म 47 और 45 के बाद जो हशर किया, और जो मेजॉरिटी में थे वो अपोजिशन में बैठे हैं और माइनॉरिटी वाले हुकूमतें बना चुके हैं, फिर उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए आपने अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी और आपने वजीर आजम का भी इंतखाब करा दिया, स्पीकर का भी करा दिया, सूबों में भी असम्बलियाँ बना दी, सब अच्छा है यार। और यहाँ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, फिर अगर उन्हें अपना वो बदबूदार और गंदा चेहरा उस फैसले में नजर आता है तो फिर इस तरह की JITs बनती हैं, वरना हिंदुस्तान में कभी किसी JIT की जरूरत नहीं पड़ेगी इस फैसले के बाद। बिल्कुल ठीक है, काफ़ी तल्ख बातें हैं मगर हकीकत के काफ़ी ज़्यादा करीब भी हैं। और वसीम मलिक साहब ने जो राइटली सो बातें की हैं, देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कब सहाफ़ियों को हिरासत करने का जो मुकदमा है उसको समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर करते हैं। तो हम दूसरी जानिब अब बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि फ़ैसला महफूज हो चुका है सदारती रेफरेंस पर, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल है उस पर देखते हैं वो कब आता है। राय देनी है बेसिकली अदालत ने, वो राय भेजेंगे सदर मुमलिकत को कि क्या ये अदालती कत्ल था या नहीं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।